गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हो कि अपन ने फोटोसिंथेसिस जो उस पर डिस्कशन अपना शुरू किया था। तो फोटोसिंथेसिस के पिछले वीडियो के अंदर अपन ने फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को अपन ने लाइट रिएक्शन और एक को अपन ने डार्क रिएक्शन कहा था। तो लाइट रिएक्शंस के अंदर अपन ने देखा कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो लाइट की जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके और प्लांट जो है वो एसिमिलेटरी पावर की फॉर्मेशन करते हैं, एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं और ये एसिमिलेटरी पावर जो है वो डार्क रिएक्शन में फिर यूज होगी। तो इस एसिमिलेटरी पावर को बनाने की जो प्रोसेस है उसको हमने एक वर्ड दिया था फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसके दौरान एटीपी का निर्माण होता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन को अपन ने दो पार्ट में बांटा था। तो जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक होता है नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक के ऊपर अपना डिस्कस जो पिछले वीडियो में हो चुका है। इसके अंतर्गत जो है आज की वीडियो में हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिस्कस करेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एक बात ध्यान रखना कि नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो हमेशा ग्रेनुलर लेमेली में होता है। कहाँ होता है? ग्रेनुलर लेमेली में। जो थैलेकोइड है, ग्रेना के अंदर जो थैलेकोइड है उन थैलेकोइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। और दूसरा, इस फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर पीएस फर्स्ट और पीएस जो सेकंड है दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड बोथ आर पार्टिसिपेट, दोनों साथ, मतलब जो साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो क्या होता है, इसको पहले अपन थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम इसकी मेन बातों को जो है और आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो कि यहाँ ये बात जो है, यहाँ ध्यान देना कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पीएस सेकंड बना रहा हूँ पहले। तो ये हो गया पीएस सेकंड। और पीएस सेकंड में हम जानते हैं कि इसके जो रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर के अंदर P680 क्लोरोफॉर्म जो है उसका मॉलिक्यूल होता है। और इसके चारों ओर जो इसके सहायक मॉलिक्यूल है, तो ये इसके चारों ओर ग्रुपिंग करेंगे। अब यहाँ पे जब सनलाइट गिरेगी तो मैं यहाँ से सनलाइट को जो है वो यहाँ डाल रहा हूँ। ये जब सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी तो हम जानते हैं कि ये जो है पीएस सेकंड, इसके चारों ओर के जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और सेंटर के अंदर यानी इसके P680 जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस और होती है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि पीएस सेकंड के पास एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या है वो समझना कि यहाँ पर वाटर जो है उसकी स्प्लिटिंग होगी, यानी वाटर स्प्लिटिंग होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट की प्रेजेंट में वाटर को यहाँ तोड़ा जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम फोटोलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। तो यहाँ होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो यहाँ पर अपन जो है वो दो मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूल के टूटने से 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस एक, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनेंगे और ये आपस में रीअरेंज होकर और O2 का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ रिलीज करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर या वाटर की स्प्लिटिंग कह सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल पीएस सेकंड के पास होगी। तो पीएस सेकंड में जैसे ही यहाँ पर सनलाइट जो है वो यहाँ आके गिरेगी इसके ऊपर, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करते ही यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग भी हो जाएगी साथ में। तो ये वाटर स्प्लिटिंग हो गई एक, तो ये कम, जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर करें। दूसरा कि जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये चारों ओर के जो इसके जो ग्रुपिंग में जो
अदर मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी, हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है उनकी एनर्जी, इन सब एनर्जी को ये जो है वो एक्सेप्ट करके, और ये मॉलिक्यूल जो है इसके जो सेंटर रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल है P680 वो एक्साइटेड हो जाएगा, और इसके एक्साइटेड से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेज में आएंगे, और यहाँ से मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे, अब ध्यान रखना कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फ्री हुए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन होल। इस इलेक्ट्रॉन होल को पूरा करने के लिए ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो वाटर की स्प्लिटिंग से फ्री हुए हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन होल को जो पूरा कर देंगे। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होल जो है वो इस वाटर की स्प्लिटिंग से जो 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ फ्री हुए हैं वो इसको पूरा कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इन इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा आगे ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है वो यहाँ पाए जाएंगे, जैसे PQ से साइटोक्रोम B6F, और इससे आगे जो है वो किसको जाएंगे, PC को। तो इस तरीके से ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आगे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ एक और प्रोसेस जो अपन ने पढ़ी थी साइक्लिक के अंदर पिछले वीडियो में, यहाँ होता है कीमोओस्मोसिस। क्या होगा, कीमोओस्मोसिस। तो ये कीमोओस्मोसिस की प्रोसेस होगी, तो केमीओस्मोसिस। ये जो केमीओस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इस केमीओस्मोसिस में हमने पढ़ा कि इसके दौरान जो है वो ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर जो है वो ATP की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ATP बन गई। तो पहली एसिमिलेटरी पावर तो इन 4 इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी जो लूज हुई है, उस लूज एनर्जी को यहाँ पर जो है वो फ्रूटफुल पर्पज के रूप में जो है वो यहाँ काम कर लिया गया है इसका, और इससे ATP बना ली गई है। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो नॉन साइक्लिक है उसके अंदर मैंने कहा PS फर्स्ट और PS सेकंड जो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं यहाँ पर PS फर्स्ट बना रहा हूँ। अब तो देखो ये PS फर्स्ट हो गया। अब ये जो PS फर्स्ट है, हम जानते हैं कि इसके रिएक्शन सेंटर के अंदर जो है वो जो मेन मॉलिक्यूल होगा वो क्लोरोफिल A का होगा, जिसको हम P700 कहेंगे। क्या कहेंगे, P700। ये जो P700 है इसके भी साथ में जो है ग्रुपिंग किए हुए अदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट की जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और आपको पता है कि जो सनलाइट की एनर्जी है वो ये भी जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर ये सनलाइट की जो एनर्जी आ रही है ये इस पर भी गिरेगी और ये भी एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये भी एक्साइटेड स्टेज में आएगा, और इससे क्या होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये भी रिलीज कर देगा। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल हो गया। देखो ये मत समझना कि पहले इस पे गिरी बाद में इस पे सनलाइट गिरी, ये सनलाइट दोनों पे बराबर गिरती है, साथ में गिरती है। अपन इसको एक प्रोसेस में पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है वो अपन ने यहाँ इसको बाद में डिस्कस किया है। तो ये दोनों साथ में गिर रही है। तो जब ये एक्साइटेड हुआ तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन फ्री किए, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल हुआ। इस इलेक्ट्रॉन होल को जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो इन्होंने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया, इनसे ATP बन चुकी है, ये इलेक्ट्रॉन आके और इस के इलेक्ट्रॉन होल को जो वो कंप्लीट कर देंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आके इसको भर दिया, ये शांत हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन जब वापस आ गए तो ये भी अपनी मतलब जो है वो मतलब जो अपनी वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो देखो यहाँ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझना कि PS फर्स्ट जो है इसके पास भी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है इसके पास में? इसके पास में एक एंजाइम होता है जिसको हम NADP
सिंथेज कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी NADP रिडक्टेज। तो इसके पास होगा NADP प्लस रिडक्टेज। ये एंजाइम जो है वो किसके पास होगा, PS फर्स्ट के पास होगा। ये NADP रिडक्टेज जो है वो क्या करता है, NADP प्लस जो है इसका रिडक्शन कर देगा। तो क्या होगा देखो कि NADP प्लस जो है, यहां देखना अब ये रिएक्शन में लिख रहा हूं कि NADP प्लस प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुकी है। अब इसकी नज़र जो यानी इन 4 इलेक्ट्रॉन पर जो नज़र है वो NADP प्लस और रिडक्टेज एंजाइम है इसकी है। ये क्या करेगा कि यहाँ से जो फ्री हुए यानी इससे फ्री हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको ये एक्सेप्ट करेगा और यहाँ के होल को जो है वो इन्होंने भर दिया जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के थ्रू आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि इन 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब आपको पता है कि रिडक्शन होना है और रिडक्शन होना है तो यहाँ पर प्रोटॉन की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटॉन की। तो उस प्रोटॉन को जो है यानी अब इस NADP रिडक्टेज जो है इसकी नज़र इस प्रोटॉन पर भी है जो हाइड्रोजन वाटर के स्प्लिटिंग से या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है इससे जो 4 H प्लस जो प्रोटॉन जो यहाँ पर रिलीज हुए थे, ये 4 प्रोटॉन जो है देखो यहाँ मैं इसको इस कलर से दिखा रहा हूँ। ये 4 प्रोटॉन की नज़र जो है यानी इन 4 प्रोटॉन पर जो नज़र है वो NADP प्लस की है। ये क्या करेगा, इन 4H प्लस को भी ले लेगा। तो आपको पता है कि यहाँ NADP प्लस एक सबस्ट्रेट है, 4 इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट से जो है वो फ्री हुए है, इनको NADP प्लस रिडक्टेज ने ले लिया और 4H प्लस जो है प्रोटॉन है ये वाटर की स्प्लिटिंग से जो फ्री हुए थे उनको भी NADP प्लस और रिडक्टेज उन्होंने ले लिया और इन सब को मिला के क्या बना दिया, NADPH प्लस H प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कहने मतलब NADP प्लस का रिडक्शन होके और NADPH प्लस H प्लस का बन गया। अब ये रिडक्शन जो है एजेंट हो गया, क्या हो गया, ये रिडक्शन एजेंट। इस एजेंट का निर्माण कर दिया और ये एजेंट जो है अब यहाँ से जाएगा और क्या करेगा कि जो डार्क साइकिल है उसके अंदर CO2 का रिडक्शन करेगा। तो वहाँ ये खुद ऑक्सीडेशन हो जाए, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और उसको ये क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, उसका रिडक्शन कर देगा। तो इस तरीके से देखो 2 एसिमेट्री पावर जो हो यहाँ पर बनी है, एक तो ATP भी बनी है, दूसरी क्या बनी है, NADH प्लस H प्लस। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन जो कोई भी जो फोटो सिस्टम है उनमें से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपने घर नहीं आता है, यानी उसी फोटो सिस्टम में नहीं आता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं, यानी वापस साइकिल के थ्रू नहीं आता बल्कि आगे से आगे किसी अदर जो वर्क है उसमें उसको काम में ले लिया जाएगा, वापस अपने फोटो सिस्टम में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहे हैं। तो देखो इसकी जो है वो मेन बातें जो अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन बातें हैं। तो ये आपको सारा समझ में आ गया, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताना। अब हम इसकी मेन बातों को यहाँ लिखते हैं। तो देखो सबसे पहली जो बात है कि ये कहाँ होता है, ये होता है ग्रेनल लेमेली में। तो ग्रेनल लेमेली में होगा, ठीक है, इन ग्रेनल लेमेली। दूसरी बात मैंने आपको कही कि ये जो प्रोसेस है, यानी ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। सेकंड प्रोसेस में ध्यान दो यहाँ पे कि इसके दौरान जो है ना इसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड जो है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो PS फर्स्ट एंड PS सेकंड पार्टिसिपेट। आगे बात समझ में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो होगी कि इसके अंदर वाटर का या वाटर स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट, ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा ऑक्सीजन का मतलब जो है निकास होगा। तो 4 नंबर इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि O2 जो हो रिलीज होगी। क्या होगी, O2 रिलीज होगी।
O2 का जो है वो यहाँ रिलीज होगी, और यही O2 जो है अपनी एटमॉस्फेयर की जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो होती है जिससे हम सभी सांस ले पाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि ये ऑक्सीजन का जो निकास है, अपन शुरू से ही इस बात को जो है वो नोटिस कर रहे हैं। शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से रिलीज होती है, वो रिलीज होती है वाटर से। तो पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑक्सीजन वाटर से रिलीज हुई है, जो मैंने आपको बहुत बार पीछे कहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन का जो रिलीज होना या ऑक्सीजन का जो निकास है वो किस में होता है, लाइट रिएक्शन में होता है, डार्क रिएक्शन में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन का ही पार्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन का जो निकास होता है या ऑक्सीजन जो निकलती है वो कौन से में निकलती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है, साइक्लिक में नहीं होती। ये भी ध्यान रखना। तो 3 क्वेश्चन, यानी इस एक ही जो रिएक्शन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस होती है वो Mn प्लस और Cl माइनस आयन की प्रेजेंस में होती है। यानी ये फोटोलाइसिस जो होना है वो मैग्नीज आयन और क्लोरीन आयन की प्रेजेंस में होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोसेस है, जिसको सबसे पहले वो नील ने बताया था, और फिर इसके बाद में हिल ने जो है अपनी हिल जो रिएक्शंस है उसके द्वारा ये जो है पूरी प्रोसेस को जो है वो सामने रखा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 बातें, जो 3 बातें जो मैंने आपको बताई वो याद रखना। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो है वो क्या होगा, निकास होगा या O2 रिलीज होगी। और इसके अलावा 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर एसिमेट्री पावर दोनों प्रकार की होती है। यानी कहने मतलब कि एसिमेट्री पावर के अंदर जो है वो क्या क्या मिलेंगे आपको, NADP H+S+, और दूसरा क्या मिलेगा, ATP। तो कहने मतलब है कि एसिमेट्री पावर जो है वो बोथ होगी। तो एसिमेट्री पावर ATP एंड NADPH+H+ दोनों बनती है। तो ये 5 बातें जो है वो आपको याद रखनी है, जिन जो है वो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से संबंधित है। इसमें जो प्रक्रियाएं होनी है वो वहाँ पर मैंने 5 जो है वो बातें उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी बातें जो वहाँ पर लिख दी है, इनको याद रखना है। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, देखो कि ये पहले ऊपर की तरफ अपने रिएक्शन ली, इलेक्ट्रॉन गया, फिर इस तरफ आया और फिर इस तरफ आया। अब इसको थोड़ा घुमा दे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। ये बोर्ड पे मैंने ऐसा बनाया है, रियल में वैसा होता है इस तरीके का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जेड स्कीम। क्या कहते हैं, जेड स्कीम। तो इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से संबंधित है। इसके ऊपर अपना पूरा डिस्कस हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताएं। तो स्टूडेंट, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी सिंथेसिस है उसको प्रदर्शित करने वाला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस कहेंगे। कि एटीपी सिंथेसिस की एक थ्योरी है जिसको पीटर मिशेल ने सबसे पहले दिया था। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है इनके अंदर एटीपी का जो सिंथेसिस होना है, संश्लेषण होना, वो सेम होता है। किस तरीके से होता है, तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ जनरल बातें जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। कि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और सभी सेल्स जो है वो चारों ओर एक कवरिंग के द्वारा ढकी हुई होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैं बना रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोल। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी जो पदार्थ हो इसके आर पार चला जाए, ऐसा भी नहीं है। यानी ये परमेबल भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ इसके आर पार जाए ना, इम्परमेबल नहीं है। तो ये परमेबल भी नहीं और इम्परमेबल नहीं है, तो किस तरीके की है, ये है सेमी परमेबल। किस तरीके की है, सेमी परमेबल। या सिलेक्टिव परमेबल अपन कह सकते हैं।
सिलेक्टिव परमिएबल। यानी ये कुछ ही जो पदार्थ या जो आयंस है उन्हीं को ही अपने से आर पार जाने देगी, इसलिए हम इसको सिलेक्टिव करें। अब यहाँ पर जो आयंस जो जा रहे हैं या जो भी मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को जो है वो आर पार करके अंदर जा रहे हैं, उनका अंदर जाने का जो मतलब जो तरीका है वो दो प्रकार का, दो तरीके से जाएगा। उसको हम दो प्रकार से जो है अपन कहेंगे। तो एक तो होगा एक्टिव मूवमेंट, यानी इसके अंदर से गुजरने के जो मूवमेंट है वो दो प्रकार का होगा। एक तो होगा एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, और दूसरा होगा पैसिव मूवमेंट। देखो क्या फर्क है। एक्टिव मूवमेंट में क्या होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर से मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसको अंदर भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। तो ये एनर्जी जो है यहाँ कुछ प्रोटीन्स जो होगी वो इस एनर्जी का यूज करके इस मॉलिक्यूल को अंदर भेज देगी। ये तो हो गया आपके एक्टिव मूवमेंट। तो यहाँ तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि पानी को जो है वो ऊपर छत पे चढ़ाना है, अपन मोटर लगाते हैं, उस मोटर के थ्रू पानी को ऊपर छत पे चढ़ा देते हैं, इसमें एनर्जी लगी है। लेकिन कुछ जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट आते हैं अंदर, उसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, नो एनर्जी, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसको हम कहते हैं पासिव मूवमेंट। पासिव मूवमेंट जो होता है वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो बिना एनर्जी के कुछ जो है वो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर पार कर जाते हैं। तो ये जो इसको हम पासिव मूवमेंट करें, ये पासिव मूवमेंट क्यों होता है? इसकी वजह आप समझते हो कि ये हमेशा हम सुनते हैं कि डिफ्यूजन में कि कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप ही मूवमेंट कर जाता है। हम जानते हैं ये अच्छी तरीके से। जैसे आपने सुना है कि अगर अगरबत्ती को हम एक कॉर्नर पे लगाते हैं तो धीरे धीरे जो है वो पूरे रूम में उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो हो जाती है। चलो, तो ये जो पूरे रूम में जो खुशबू हुई है ये किसके कारण हुई है? ये पासिव मूवमेंट के कारण हुई है। यहाँ किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है। तो समझना इस बात को कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सेल का। तो यहाँ है नेगेटिव पॉइंट टर्मिनल, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम इन दोनों को किसी वायर के थ्रू टच कर दे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसको हम पासिव मूवमेंट कह रहे हैं। तो हमेशा पदार्थ जो है, तो आप ये मान के चलो कि इस धरती के ऊपर जितने पासिव मूवमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। तो यहाँ देखो एक बात को समझना, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो मूवमेंट है ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है डिफरेंट के कारण। किसके कारण? डिफरेंट के कारण। यानी यहाँ डिफरेंट है, दो टर्मिनल्स के बीच में डिफरेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यहाँ कम है, ये डिफरेंट हो गया। हम जानते हैं कि हवा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ कम होती है, तो डिफरेंट हो गया दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में डिफरेंट है तो हवा अपने आप जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप जाएगी, उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अपने आप जाएगी। तो ये जो है ये मेन जो यहाँ पर जो अपन अगर इसको समझे तो मेन वजह जो है वो डिफरेंट है। यहाँ अगर कोई पदार्थ ज़्यादा है, यहाँ अगर वो पदार्थ कम है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो ये डिफ्यूजन के द्वारा या ऑस्मोसिस के द्वारा जो है वो ये अपने आप ही इस मेम्ब्रेन को पार कर जाएगा। तो एक चीज़ जो है वो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ गई कि यहाँ पर जो है वो मेन क्या है? डिफरेंट है। इस डिफरेंट को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो पासिव मूवमेंट होते हैं। अब इसी चीज़ को जो है या इसी बात को जो आप समझना, एक बात यहाँ पर और समझ लेना कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी मॉलिक्यूल जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जब वो जाएगा तो उस दौरान
वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। देखो यहाँ पर अपन ने किसी वस्तु को पकड़ रखा है और अगर हम इसको छोड़ते हैं और ये ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, अब यहाँ पर एनर्जी होगी mgh, यहाँ पर भी एनर्जी क्या होगी mgh। लेकिन बताओ मुझे आपकी इन दोनों में से किस में एनर्जी ज़्यादा है? एनर्जी ज़्यादा हुई यहाँ पे, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो मल्टीपल ज़्यादा से होगा। यहाँ हाइट 0 है तो सिर्फ mg होगी एनर्जी, तो यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा। हमने सिर्फ छोड़ा ही तो है, पासिव मूवमेंट हुआ है बिना एनर्जी के, यहाँ आके गिर गई और एनर्जी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो ये बात भी ध्यान रखना कि कोई भी पदार्थ जो है वो जब अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो अपनी एनर्जी को वो क्या करेगा, लूज करेगा। अब ये जो बातें हैं, इन बातों को जो है अब अपन जो है वो केमी ऑस्मोसिस जो है प्रोसेस, इसके अंदर इसको लागू करेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसका डिफरेंट होगा और उस डिफरेंट से जो है, ध्यान रखना इस डिफरेंट को ही ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो एक ग्रेडियंट है और ये ग्रेडियंट किस तरीके से डेवलप होगा और किस तरीके से कौन सा पदार्थ जो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और एटीपी बनेगी। तो इस चीज़ को जो है अपन समझते हैं। तो यहाँ देखो कि अपन एक थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन जो है, यानी ये थैलेकॉइड हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जो होता है वो ल्यूमेन है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा। इतना तो आप जानते ही हो, ये थैलेकॉइड है, इसके अंदर का जो है ल्यूमेन हो गया और बाहर का हो गया स्ट्रोमा। यहाँ पे पीएच सेकेंड है 680, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने आपको कहा ना कि ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए। इस धरती पर हर जो चीज़ है वो इस डिफरेंट को मिनिमाइज करने के लिए, इस ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए जो भाग रही है, पासिव मूवमेंट कर रही है। ये डिफरेंट किसी का भी हो सकता है, चार्ज का हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है, पोटेंशियल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इसको मिनिमाइज करना, तो यहाँ किसका डिफरेंट होगा, यहाँ डिफरेंट जो होगा, यहाँ जो ग्रेडियंट होगा वो होगा प्रोटोन का। किसका होगा, प्रोटोन। प्रोटोन के अंदर एनर्जी होती है हम जानते हैं, तो प्रोटोन को अपन लिखेंगे H+। अब H+ को डिफरेंट या ग्रेडियंट डेवलप करना है तो हमें इस ल्यूमेन के अंदर H+ को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और बाहर H+ को क्या करना है, डिक्रीज करना है। H+ जो है, जिससे क्या होगा कि प्रोटोन का एक ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाएगा और उससे प्रोटोन जो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और उससे एक एनर्जी, मैंने आपको कहा कि जब हायर से लो जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज वो एटीपी में होना है। तो यहाँ ध्यान दो अब कि ये जो H+ का जो डिफरेंट है, H+ जो प्रोटोन आयन है, उनका जो ग्रेडियंट डेवलप करना है वो 3 तरीके से होगा। कितने तरीके से होगा, 3 तरीके से। उसमें सबसे फर्स्ट जो तरीका होगा वो होगा कि जब पीएच फर्स्ट पे सनलाइट गिरती है तो इस सनलाइट से पीएच फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैंने बताई आपको कि जो H2O है वो वाटर जो है स्प्लिटिंग होगी और वाटर स्प्लिटिंग से यहाँ 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा प्लस O2 रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ, रिलीज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होता है तो इस मेम्ब्रेन पर, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए और इस मेम्ब्रेन पे जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है उसमें इसको जो सबसे पहले किसने ले लिया, इन इलेक्ट्रॉन को ले लिया PQ ने। वो आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पहले यहाँ आ जाओ। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, ये एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, इन इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किसने कर दी, इन 2 इलेक्ट्रॉन ने कर दी। ये अपने पढ़ रखे। अब देखो कि यहाँ पे प्रोटोन आयन जो है वो कहाँ बने, ल्यूमेन में बने। किस ओर बने, ल्यूमेन की ओर, इस अंदर ल्यूमेन वाली जो है। तो इस तरीके से वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा प्रोटोन जो है, उन प्रोटोन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो पहली चीज़ तो होगी कि यहाँ वाटर स्प्लिटिंग हो रही है तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटोन बढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो इनको कौन लेगा, PQ लेगा। और PQ जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो PQ का रिडक्शन होना है, और रिडक्शन होना है तो PQ को क्या चाहिए, हाइड्रोजन। ये मेम्ब्रेन के ऊपर है, हाइड्रोजन चाहिए तो ये H+ आयन जो है वो कहाँ से लेगा, स्ट्रोमा से लेगा। कहाँ से लेगा, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा से इसने H+ आयन ले लिए और H+ आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सब मिलके और फिर जो है वो क्या बना लिया, PQH2।
ठीक है। PqH2 जो बना है ये वापस ऑक्सीडेशन होगा इसका, ऑक्सीडेशन से ये क्या बन जाएगा PQ, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे मुक्त कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले वो आगे इसने ट्रांसपोर्ट कर दिए, बचे क्या H+ को इसने ल्यूमेन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो देखो दूसरा तरीका हो गया ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ने का। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब इसके बाद में ये जाएंगे साइटोक्रोम B6F में, और साइटोक्रोम B6F से चले गए PC में, और PC के बाद में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जो है वो अपना PS फर्स्ट हो गया, और ये PS फर्स्ट के अंदर P700, और इसने भी क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया सनलाइट से। मैं इधर से सनलाइट गिरा रहा हूँ इसके ऊपर, ये सनलाइट गिरी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन जब फ्री किए तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन PC से होते हुए किसको चले जाएंगे, इसको चले जाएंगे। अब हमने पढ़ा कि जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन बाहर गए, इनको कौन लेगा NADP प्लस रिडक्टेज, और वो NADP प्लस रिडक्टेज जो है NADP प्लस रिडक्टेज, ये एंजाइम इसको लेगा, और ये क्या करेगा NADP प्लस जो है इसके साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब इसके रिडक्टेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, H+ आयन होगी, और वो H+ आयन जो है वो कहाँ से लिए जाएंगे, स्ट्रोमा से। तो ये H+ आयन स्ट्रोमा से ले लिए, तो यहाँ आ गए H+, 2H+, और बन गया NADP H+, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो है वो बन के, और NADP H+, बन गया। ये अपन ने नॉन साइक्लिक में पढ़ लिया, ये बन गया। तो देखो यहाँ पे जो प्रोटॉन आए वो भी स्ट्रोमा से ही आए, कहाँ से आए, स्ट्रोमा से। जब ये स्ट्रोमा से आए तो यहाँ स्ट्रोमा में क्या हुई, प्रोटॉन की कमी हो गई। एक तो देखो यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है जिसको साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, दोनों ये जो है साथ में एसोसिएट होते हैं, ध्यान रखना PQ और साइटोक्रोम B6 जो होते हैं ये पूरे साथ में एसोसिएट है। तो साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है कि प्रोटॉन को अंदर ला रहा है ल्यूमेन में, तो बाहर से कम हो गए, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो प्रोटॉन अपने आप ही बढ़ गए। और ये NADP प्लस जो रिडक्टेज है वो क्या कर रहा है कि NADP H+, बना रहा है, तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कम कर रहा है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे क्या होगा, वो कम तो कर रहा है, अंदर तो नहीं ला रहा लेकिन कम तो कर ही रहा है ना। तो इन 3 तरीकों से जो है यहाँ पर क्या हुआ कि ल्यूमेन और स्ट्रोमा में, इन दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन के दोनों ओर प्रोटॉन की जो ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, यानी डिफरेंट आ गया। मैंने कहा ना ग्रेडियंट को डिफरेंट कहेंगे, तो प्रोटॉन का डिफरेंट हो गया। ये जो ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट के कारण जो है एक मोटाइल फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप, क्योंकि आपको पता है कि पासिव मूवमेंट होना है, कोई भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप ही जाएगी पासिव मूवमेंट करके। तो यहाँ पर प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और इस ग्रेडियंट से जो है वो एक मोटाइल फोर्स डेवलप हुआ। अब आपको पता है कि ल्यूमेन जो है वो मतलब एक दोनों तरफ से मेम्ब्रेन से ढकी हुई स्ट्रक्चर है, अंदर की स्पेस है। इसमें से बाहर जाने का एक ही रास्ता है प्रोटॉन का, वो क्या है, CF पार्टिकल। ये CF पार्टिकल जिसको हम कपलिंग फैक्टर कह रहे हैं, यही एक जगह है जहाँ से प्रोटॉन बाहर जा सकते हैं। तो एक छोटी सी जगह से प्रोटॉन जो है ये H+ जो क्या होंगे, बाहर जाएंगे। और जब ये बाहर जाएंगे तो मैंने आपको कहा कि कोई भी जो मॉलिक्यूल या कोई भी वस्तु जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन की ओर पासिव मूवमेंट करती है, तो उस दौरान अपनी एनर्जी को क्या करती है, एनर्जी को लूज करती है। तो ये एनर्जी क्या करेगी, लूज करेगी अपनी, और लूज करके, और ये प्रोटॉन जो कहाँ चले गए, वापस स्ट्रोमा में। जब ये प्रोटॉन स्ट्रोमा में जाते हैं तो अपनी जो एनर्जी लूज करते हैं, उसी एनर्जी को पकड़ने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज क्या करेगा कि ये जो प्रोटॉन के बाहर जाने से, या प्रोटॉन ने जो बाहर जाते वक्त अपनी जो एनर्जी लूज की है उस एनर्जी को यूज करेंगे। तो यहाँ एनर्जी इनपुट मिल गया, और इस एनर्जी इनपुट से क्या हुआ कि ADP प्लस IP जो है, इससे ये जो क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ प्रोटॉन की एनर्जी को यूज किया जाता है, एक ग्रेडियंट डेवलप किया जाता है, मतलब जो है वो
थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के दोनों ओर, स्ट्रोमा और ल्यूमेन की ओर, ठीक है, जिससे ग्रेडियंट जो है डेवलप होगा। इस ग्रेडियंट से जो है वो क्या होगा कि प्रोटॉन जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे और अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, जिसको कपलिंग फैक्टर के अंदर, यानी कपलिंग फैक्टर आप मान के चलो कि एटीपी सिंथेज, ये जो एटीपी सिंथेज जो है इस एनर्जी इनपुट से क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। तो इस तरीके से जो है एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको ढंग से याद करना, देखना है। और समझने वाली मेन बात यह है कि किस तरीके से प्रोटॉन का जो है वो ग्रेडियंट डेवलप होगा और किस तरीके से एटीपी बनेगी। तो ये समझने की सारी बातें जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट वगैरह हो, तो डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप जरूर पूछिए, याद कीजिए इसको ढंग से। धन्यवाद।